बेचैन सहस्त्रधाराओं के राग रंग थे। कितना? बेचैन सहस्त्रधाराओं के राग रंग थे। कहानी आपको कुछ कुछ नलिन जी ने बताई है। मुझे उम्मीद है कि अंश आपको कहानी से जोड़ कर भी और कहानी से अलग भी जरूर थोड़ा आनंद प्रदान कर पाएगा। बीवी जी जरा किनारे हो जाइए। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ धोती औरत ने अपने हाथ का झाड़ू रोक कर कहा, भाभी मैं आपके लिए चूड़ियाँ लाई हूँ हरी हरी। मैंने उसके जवाब में कहा, चलिए ऊपर, मैं अभी आ रही हूँ। औरत ने अपनी खुशी हल्का सा मुस्कुराकर जाहिर की। यह औरत मुन्ना वो थी जिनका असली नाम हम भूल चुके थे। मुन्ना जी के नाम के साथ ही उनके अस्तित्व का बोध यहाँ होता था। अगर इस नाम को हटा दिया जाए तो वे क्या थी, इसे सहज बुद्धि का कोई भी व्यक्ति बता सकता था। मैं उन्हें वहीं छोड़कर ऊपर बैठका में आई तो देखा दामोदर जी घंटी बजाते हुए कोई मंत्र पाठ कर रहे थे। उनके पिता गिरधारी जी उनकी पूजा में मगन मुद्रा पर ध्यान दिए बिना चुटकी लेते हुए कह रहे थे, यही घंटी बजावा करो, दुकान कौन खोली, यही जिम्मेदारी लेने होगा, न निभे तो बतावा। बस अभिये कहकर दामोदर जी और तेजी से मंत्र पाठ करने लगे। घंटी भी और तेजी से बजाने लगे। पूजा समाप्त करके पुश्तैनी जायदाद के रूप में मिली आराम कुर्सी पर से बुशर्ट उठाकर पहनने लगे। आज उठने में थोड़ी देर हो गई ना, यही बदे, इतना लेट तो कभी न हुआ था। उन्होंने मेरी ओर न देखते हुए अपने आप से कहा, कौन दुनिया छोड़ के घंटी बजाना चाहे, लेकिन आप लोग जीने न देंगे, न इस बित न उस बित। उन्होंने अपने आप से नाराज होकर पिता की तरफ बिना देखे उनका उत्तर दिया। बीबी जी कुछ खाई पी की नहीं। तभी पीछे से आकर मुन्ना वो खड़ी हो गई। वे तैयार होकर आई थी। कुछ देर पहले की सीढ़ी धोने वाली औरत वे नहीं लग रही थी। पीले लाल फूलों वाली सिंथेटिक साड़ी पहनी थी, बाल ढंग से संवारे हुए थे, माथे पर सिंदूर टिकली लगी थी, हाथ में एक पॉलीथीन थी जिसमें छोटा सा टिफिन बॉक्स रखा हुआ लग रहा था। दुकान पर जाना है, यहाँ खाने का वक्त नहीं मिलता, वहीं लेते जाते हैं, हल्का सा मुस्कुरा कर उन्होंने कहा। वे पिछले दिनों से बेहद बदली हुई लग रही थी। साड़ी का पल्ला भी सिर की बजाय कंधे पर था। चेहरे पर थकान थी, पर कुछ आत्मविश्वास भी दिख रहा था। उनके आते ही दामोदर जी की हलचल बढ़ गई थी। वे अपनी अत्यंत धीमी गति के भीतर भी कुछ तेज हो जाना चाहते थे। इसी समय मौसी कहीं से अवतरित हुई और दौड़ती हुई रसोई वाली जगह के भीतर गई, लेकिन पलक झपकते वापस भी निकल कर आई तो हाथ में अखबार में लपेट कर कुछ लिए थी। वे अखबार की उस चीज़ को दामोदर जी को देने लगी। भूख लग जाएगी, वे जबरदस्ती कर रही थी। दामोदर जी रोक रहे थे। तब वे मुन्ना को अखबार में लिखती हुई चीज़ देने लगी। अब हम एक ही समय खाते हैं बिट्टो। मनौती माने थे शनि महाराज से कि काम मिलेगा तो एक वक्त खाने लगेंगे। मम्मी समझती नहीं है। फिर उन्होंने बहुत धीरे से मानो अपने आप से कहा, मनौती तो क्या है, बस एक ही वक्त खाना चाहते हैं। आदमी जितना कमाए उतना ही खाए तो ठीक। कहाँ काम मिला भैया, कौन दुकान पे? मैंने खुशी और जिज्ञासा से पूछा। बिट्टो मुन्ना जी चले गए ना, अब दुकान कौन देखेगा, हमारे ऊपर आ गया। घर का काम है, कर रहे हैं, ये भी जाएंगी, दिन भर वहीं बैठेंगी, संध्या बेला छोड़ जाएंगे। उन्होंने पूरे हौसले से भाभी की तरफ हाथ का इशारा करके बताया। कहाँ गए मुन्ना जी? मौसी को ये बताने में थोड़ा संकोच हुआ। मुन्ना वो सामने खड़ी थी। वे इशारे से कहने लगी कि निकल जाने दो मुन्ना वो। चल रहे हैं, दामोदर जी ने किसी कामकाजी आदमी की तरह कहा। लेकिन एक दो कदम ही चले थे कि पीछे मुड़कर कहने लगे, मम्मी कोई पुरान कपड़ा दो, दुकान वाला पूछने का कपड़ा खराब हो गया है। उन्होंने मौसी से काम तत्काल पूरा करने की इच्छा से कहा था। मौसी समझ गई और यहाँ वहाँ गठरियों से कपड़ा निकाल कर देखने लगी। फिर किसी पुराने कपड़े, शायद साड़ी थी, उसका टुकड़ा फाड़ कर दिया, बाकी तोहरे बदे ही रख देती हूँ। वे निकल गए। उनके पीछे पीछे मुन्ना वो भी चली गई।
मुन्ना वो भी एक दो कदम चलकर पीछे मुड़ी। बीबी जी, दुकान की तरफ से निकलिएगा तो आ जाइएगा, बात कुछ हो ही नहीं पाई आपसे। फिर वे चली गईं। उनके जाते ही मौसी, जो इतनी देर से मुझे बहुत कुछ बताने को व्याकुल हो रही थी, खुल पड़ी। पता है बिट्टू, मुन्ना जी कहीं भाग गए। कोई कहता है दुबई निकल गए, कोई कहता है बम्बई। बता के थोड़ी न गए। दुकान कौन संभालता? दामोदर जी को लगा दिए हैं। मुन्ना वो हिसाब किताब देखे बदे हैं, सबसे पढ़ी लिखी वही है ना। घर का काम सुबह ही कर लेती हैं, रात का खाना बनावे बदे दामोदर जी पहुंचा जाते हैं। दामोदर जी खाली कुछ काम में इसी बहाने बच गए हैं। फिर उन्होंने कुछ रुक कर मन का दूसरा कोना खोला। जब से मुन्ना जी गए हैं और मुन्ना वो दुकान पर बैठने लगी हैं, तब से दुकनिया चमक उठी है। एसटीडी बूथ के साथ मोबाइल और उनका कहा थे सिमो वही बिकने लगा है। जरा सी जगह में इतना सामान। अकेले मुन्ना वो के मान का था। 24 घंटा उनके बाप की नज़र उसी दुकान पर लगी रहती है। जब देखो तब खुदे पहुँच के इंक्वायरी करते रहते हैं। जेठ जी का वहाँ बैठना दूल्हा कर देते हैं। अब बताओ, हक तो जेठ जी का बनता है, मुन्ना वो को क्यों बैठाया? इसी पर बहस ठाने रहते हैं। जेठ जी समझा कर परेशान हो गए हैं। घर का काम है, मुन्ना कर रहे थे, चले गए तो उनकी बीवी कर रही है, क्या बुरा है? अब पहले का ज़माना तो रहा नहीं कि जनानी मुंह पर पर्दा डाले घर में पड़ी रहे। एक और बात मन में कसकती रहती है। अब देखो, खुद तो महारानी लौट आएंगी संध्या बेला में, और दामोदर हमारे बेचारे सब गिन के सहेज के आएंगे रात के 11-12 बजे तक। जरा टल नहीं सकते। जेठ जी खुदे देखते रहते हैं। ठीक तो है मौसी, दोनों लोगों का काम चल रहा है। दुकान से आमदनी होने लगी तो ऊपर वालों का भी खर्चा निकलने लगा होगा। मार त्राही मची रहती थी। दामोदर भैया लग गए तो कुछ तो उनकी भी कमाई हुई थी। अच्छा ही है, मैंने समझाने वाले भाव से कहा। लेकिन मौसी खुश नहीं हुई। हो ठीक है हो। मुन्ना वो बेचारी ससुर सिर पे तलवार ताने खड़े रहे। केहू के लिए मुश्किल हुई। उन्होंने अपने आप को सांत्वना देते हुए कहा, का हो खाली न भया? कान्हा तिवारी इसी बीच ऊपर कहीं से चिल्लाए। अबही नहीं। मौसी ने झट से उठकर दरवाजे से झांक कर कहा। फिर वे मेरी तरफ पलटी ही थी कि उनकी आवाज़ की डोर पकड़कर कान्हा तिवारी नीचे उतर आए। आकर पैर हिलाते दरवाजे के पास खड़े हो गए। असल में इस पूरे 5 मंजिले में एक टॉयलेट इस पहले तल्ले पर और एक चौथे तल्ले पर था। सब तल्लों पर टॉयलेट नहीं था। पता नहीं पिछले ज़माने में ऐसा क्यों था। हलवाई वाले में टॉयलेट था कि नहीं, इस बारे में कभी बात नहीं हुई थी। आज घोर जिज्ञासा हो रही थी। 5 मंजिल में कुल मिलाकर रहने वालों की संख्या लगभग 50 के करीब थी। इससे ज़्यादा ही होगी, कम किसी सूरत में न थी। 7 तो मौसा जी के चचेरे भाई थे और मौसा जी खुद 5 भाई थे। सबका हिस्सा इन्हीं 5 मंजिलों में बटा हुआ था। नतीजा कि एक कमरा और थोड़ी रसोई की बनाई गई जगह ही सबके हिस्से में आ पाई थी। लैट्रिन बाथरूम की परेशानी ऐसे में बहुत बड़ी परेशानी थी। सुबह से जो लाइन लगती तो कितने ही लोगों का नंबर रात में आता। लड़ाई झगड़ा भी इसके लिए कई बार हो चुका था। चाकू, छुरा, लाठी, बल्लम की नौबत न जाने कितनी बार आई थी। पर एक और लैट्रिन बनवा लेने के लिए जगह छोड़ देने को कोई तैयार ना हुआ था। कान्हा तिवारी पैर हिलाते हुए दरवाजे के पास खड़े थे। आंखें उनकी पूरी तरह आंगन के उसी कोने में लगी थी जहां लैट्रिन की दीवार थी, लेकिन कान इधर फंसे थे। इसी समय मुन्ना जी की छोटी बहन ननकी उतर कर आई। वो इतना ज़्यादा नकली गहनों से सजी थी कि बड़ा अटपटा लग रहा था। आंखों में कोई तेज चमक वाला काजल लगाया था। गुलाबी रंग की लिपस्टिक भी लगी थी। कानों में बड़ा बड़ा चमकीला झूमर लटक रहा था। गले में कई माले पड़े हुए थे। हाथ में कई चूड़े कंगन थे। यहाँ तक कि चमकते पत्थरों वाली और लटकते घुघरू वाली कई अंगूठियाँ भी पहने थी। उसका अंग अंग चहक से भरा था। कोई चहकती सी चिड़िया उतर आई थी उसमें। वह चल रही थी पर लगता था उड़ रही है। बैठ रही थी तो लगता था तैर रही है। खिड़की तक जाती तो लगता खुदक कर पेड़ की टहनी पर जा बैठी है। अचानक उसने मुझसे सट कर धीरे से कहा, आपको मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता है? नहीं, मैंने चौंक कर कहा। अभी आएगा तो दिखाऊंगी, उसने और धीरे से कहा।
मैं नन्की को बहुत छोटा समझती थी। हाई स्कूल में एक दो बार फेल होने से उसकी पढ़ाई छूट गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास एक बॉयफ्रेंड हो सकता था। उसने मुझे धीरे से अपनी हथेली खोल कर दिखाई। भांति भांति के फूल पत्तियां उस पर सजे थे। लाल स्याही से फूल में रंग डाले गए थे। पत्तियां नीली ही रह गई थी, शायद हरा रंग ना मिला हो। नीली पत्तियां हरे रंग का आभास करा रही थी। पूरी की पूरी क्यारी थी वहाँ। उनके बीच नीली रोशनाई के चमकते अक्षर उभरे थे। टेढ़ा मेढ़ा सा लिखा कोई नाम थोड़ा मुश्किल से पढ़ा जाता था। प्रीतम। बड़ा सुंदर लिखा है। तुमने खुद लिखा या उसने? फूलों के बीच बड़े मन से सजा सजा कर लिखा था। जो समझ लो, उसने इतला कर कहा। ए हो, ससुर खाली हुआ? कान्हा तिवारी आंगन से गुजर रहे किसी व्यक्ति पर पैर हिलाते हुए चिल्लाए। रक्षाबंधन आ रहा है बिट्टो, नंकी ने चहक कर कहा। छुट्टी रहेगी ना? आ जाना कि घर निकल लोगी? मौसी ने दुलरा कर पूछा। तुम कब से इस पर बिलीव करने लगी बिट्टो? हैं? धागा भरे हैं? मानो तो धागा, ना मानो तो जो मर्जी करे मान लो। सब मसला यही है। हैं? बेकार की बात है सब। हैं? ससुर वहीं बैठ के मैटनी शो देखने लगे। वे फिर आंगन वाली दिशा में चिल्लाए। ससुर तमंचा इसीलिए रखे हैं, आज एक आध लोग न लुढ़के तो हमें दोष न देना। हैं मम्मी, निकालो मुक्का में से तमंचा, जो जाएगा वहीं बैठ जाएगा। हैं साला आज न बचेगा। वे क्रोध से टांगे और जोर से हिला रहे थे। मुझे उनका इस तरह बोलना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। लैट्रिन के लिए युद्ध की संभावना भी बनती हुई दिख रही थी। मैं मुंह बिचका कर अपना बुरा लगना जता रही थी। कहीं चले जाते तो अच्छा था, नरक है ससुर। वे दरवाजे पर हल्का सा हाथ मारकर बड़बड़ाए। यह बड़बड़ाना पिछले गुस्से और लैट्रिन के हक की लड़ाई से अलग किस्म का था। यह कैसी हताशा और बेचैनी के भीतर से फूट कर निकला था। यह बात के भीतर की बात कर लिए जाने का उत्प्रेरक था। तब ननकी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा। आइए ना। मैं उसके साथ साथ बैठकर कि उसी पुरातन खिड़की तक खिंच गई जिसमें आज तक छड़ नहीं लग पाई थी। वो देखिए, उसने भुलस कर बताया। नीचे मोटरसाइकिल पर एक आदमी नीले रंग की टी शर्ट पहने बैठा दिखा। उसका चेहरा ठीक ठीक नहीं दिख रहा था। सिर पर कैप लगी हुई थी। केवल एक तरफ से जो हिस्सा दिख रहा था उससे मालूम पड़ रहा था कि छोटी छोटी दाढ़ी रखे है। गले में उसने लाल प्रिंट का रुमाल बांध रखा था। देखने में मोटा तगड़ा लग रहा था। उसका जो हाथ मोटरसाइकिल के हैंडल पर था उसमें मोटे चेन वाला कड़ा झूल रहा था। सब मिलाकर वह कहीं से भी ननकी की उम्र का नहीं लग रहा था। उसने 2 बार हॉर्न बजाया और आगे निकल गया। यह तो तुम्हारे बराबर नहीं है, कैसे दोस्ती हुई इससे? लेकिन मेरी इन हैरानी भरी बातों को सुनने का वक्त उसके पास नहीं था। वह जाने कब नीचे उतर गई थी। वह पैदल चली जा रही थी। मैं खड़ी देख रही थी, छटपटा रही थी कि उसे रोक भी न सकी। उसे आवाज़ दे रही थी, पर सड़क पर आवाज़ तैर कर जाने कहाँ चली जा रही थी। ननकी उस आवाज़ से परे हो चुकी थी। वह मुझसे, मेरी छटपटाहट से बेखबर गली के किसी मोड़ पर मुड़ गई थी। जब मैं वहाँ से लौटकर मौसी की तरफ आई, तब तक कान्हा तिवारी टॉयलेट के लिए जा चुके थे। मैं तरह तरह से मौसी को बताने लगी कि ननकी किसके साथ जा रही है, क्या कर रही है, पर मौसी अविश्वास करती रही, टालती रही, मजाक कर रही हो ऐसा कहकर बचाती रही और अंत में झुझला कर बोली, ऐसा होगा तो सब्जनी काट के फेंक देंगे उन्हें। तब मेरे मन में गूंजा कि कहीं मौसी भी तो मन ही मन ये नहीं चाहती कि ननकी उसी मोटरसाइकिल वाले के साथ कहीं चली जाए, कहीं भी, जहन्नुम में भी। क्या सब लोग अपने जीवन से इतना फेडअप हो चुके थे? मौसी अपना ही सुनाने को आतुर थी। बिट्टो, पता है काम तो मिल गया है दामोदर जी को, बाकी पैसा का कुछ हिसाब नहीं है, मनमाना है। जब खुश होंगे जेठ जी तो 10-20 रुपए दे देंगे,
नहीं तो कह देंगे कि जब फ़ायदा होगा तब देंगे। घोर नाइंसाफ़ी है। लड़का घर समझ के रात दिन लगा है। दुकान खोलने, साफ सफाई से लेकर सौदा सुलभ के काम के लिए भी दौड़ाएंगे, बाकी पैसा के टाइम भूल जाएंगे। दामोदर जी भी ना समझते हैं, उन्हें घर का काम लगता है। यही काम किसी और की दुकान में करें तो कुछ फ़ायदा हो, मगर किसी और की दुकान में सफाई न करेंगे, झाड़ू न देंगे, तब पंडित जी बन जाएंगे और ये लोग जो न करा लें। मौसी ने लगभग रोनी आवाज़ में कहा। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने फिर से बात को मोड़ दिया और मन का एक और कोना खोल दिया। हमें तो अपना लड़का दिख रहा है बिल्कुल, लड़का प्रसन्न है, काम में लगा है, हमें जाति पाति से क्या। लेकिन तुम्हारे मौसा जी ना समझे हैं, कहारिन के नीचे लड़का काम कर रहा है, ये उन्हें गवारा ना हो रहा है। बात बात में जहर बुझा तीर हमें मारते रहते हैं, खुद नहीं छुड़ा पाते। नहीं जच रहा है तो रोक दें, बाकी नहीं, रोकने के लिए तो हम बने हैं ना, हमहू नहीं रोकेंगे बिट्टो। लड़का काम में लगा तो है, ये जान रहे हैं तो हम भी तो जान रहे हैं। यह मौसी के रोने से एकदम उलट आवाज़ थी। धन्यवाद।